शाम 5 बजे की हर बड़ी खबर देख रहा है इंडिया मेरे साथ। नमस्कार, गुड इवनिंग, आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और आज शो की शुरुआत करने जा रहे हैं एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ। ईरान के काशान में इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। इजराइल ने रेलवे ब्रिज पर हमला किया। हमले में 2 लोगों की मौत की खबर है। इजराइल ने हमले की चेतावनी भी दी थी और ईरानियों को कहा था कि रेल यात्रा ना करें, यानी ईरानियों को रेल यात्रा ना करने की सलाह पहले ही दी गई थी और कहा गया था कि ट्रेन से दूर रहें, रेल से यात्रा करने से बचें। इजराइल ने इस हमले को लेकर चेतावनी पहले ही जारी कर दी थी, लेकिन चेतावनी जारी करने के बाद ये बड़ा हमला हुआ है। इजराइल ने रेलवे ब्रिज को टारगेट किया और इस हमले में 2 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। ईरान के काशान में इजराइल का ये बड़ा हमला हुआ है। 2 तस्वीरें आपके सामने। कराज में रेलवे स्टेशन पर हमला, काशान में रेलवे ब्रिज पर हमला हुआ है। रेल यात्रा करने से बचें, ईरानियों को ये सलाह पहले ही दी जा चुकी थी, यानी कि इजराइल ने जो हमले प्लान किए थे उसे लेकर सिविलियंस को नुकसान ना हो, इसके मद्देनजर ये चेतावनी इजराइल की तरफ से ईरानियों को जारी की गई थी और उसके बाद ये हमले हुए हैं। काशान में रेलवे ब्रिज पर हमला हुआ, कराज में रेलवे स्टेशन पर हमला हुआ है। और मेरे सहयोगी तेल अवीव से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रदीप दत्ता, वॉर जोन में इस वक्त मौजूद हैं। प्रदीप, वहां पर जमीनी हालात इस वक्त आप क्या देख रहे हैं? तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से रेलवे ब्रिज और रेलवे स्टेशन को इजराइल ने टारगेट किया है। बिल्कुल आपने सही कहा कि कुछ घंटे पहले जो इजराइल ने एक चेतावनी दी थी और उन्होंने कहा था लोगों से कि आप रेल में सफ़र ना करिए, ना ही रेलवे स्टेशन पर आप मौजूद रहिए, क्योंकि वो रेलवेज़ को टारगेट करने जा रहे हैं। रेलवेज़ को टारगेट करने का वजह यह है क्योंकि वो चाहते नहीं है कि आर्मी इसका इस्तेमाल करे, क्योंकि मोबिलाइजेशन ट्रूप्स की जो होती है रेल्स में ज़्यादा होती है। यही वजह है कि अक्सर आपने देखा होगा जब भी जंग लगने लगती है या कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो अक्सर रेल के द्वारा मूवमेंट की जाती है, तो ये सेफेस्ट ट्रेवल मतलब मोड ऑफ ट्रेवल माना जाता है। और इस पर हमला करके उन्होंने बता दिया है कि हम आने वाले दिनों में आपके लिए कितनी मुश्किल पैदा कर सकते हैं, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी ब्रिजेस आइडेंटिफाई किए गए, रोड नेटवर्क आइडेंटिफाई किया गया, रेलवे स्ट्रक्चर रेलवे स्टेशन आइडेंटिफाई किए गए हैं और उसके साथ साथ पावर प्लांट आइडेंटिफाई कर दिए। आज की रात जो है कयामत की रात होने वाली है और अगर पावर प्लांट्स को इन्होंने तबाह और बर्बाद कर दिया तो यानी कि ईरान को ये अंधकार में झोंकने वाले हैं, इसलिए ईरान के लिए हालात बड़े खराब होने वाले हैं। लेकिन वही दूसरी ओर ईरान भी पलटवार जरूर करेगा, ऐसा नहीं कि ईरान हाथ पे हाथ लेकर धरा बैठ जाएगा। ईरान की जो पलटवार करने की कोशिश रहेगी, उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि वो अमेरिका के अलायंस को टारगेट करे, इजराइल को टारगेट करे। प्रदीप, मैं आपके पास लौट रही हूं, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। ईरानी मीडिया के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के खार्ग द्वीप पर बड़ा हमला। खार्ग द्वीप पर हमले पर बोला ईरान, अमेरिका ने रेड लाइन पार की, हमले का जवाब दिया जाएगा। ईरान की तरफ से यह कहा गया है अमेरिका ने रेड लाइन पार कर ली है, हमले का जवाब दिया जाएगा। तो हमले प्रदीप हम देख रहे हैं कि तेज होते जा रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। खार्ग द्वीप के बारे में पहले भी जो है डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो इस पे कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि खार्ग आइलैंड को वो एक बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं कि अगर उस पर कब्जा हो जाता है अमेरिका का, हो सकता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने के लिए वो मजबूर कर दे ईरान को। अगर हम बात करें खार्ग द्वीप की बात करें तो ये एक जो है ये माना जाता है इकोनॉमिक लाइफलाइन जो है ईरान की, क्योंकि 95% जो है ऑयल का एक्सपोर्ट जो है यहीं से होता है। यानी कि अगर आप इकोनॉमिक लाइफलाइन को चोक कर देते हैं, आप उनकी जो एनर्जी लाइफलाइन को चोक करते हैं, तो आप पूरी तरह से ईरान को मुश्किल में डाल देंगे। क्योंकि वजह यह है कि जो ये पेट्रोल या ऑयल या कुछ भी एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो सस्टेन कर पा रहे हैं इस जंग में, क्योंकि जो पैसा आ रहा है उसकी वजह से वो जंग लड़ पा रहे हैं। तो एक बार अगर उनकी इकोनॉमिक लाइफलाइन को चोक कर दिया गया तो ईरान के लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन यहाँ दूसरी एक और बात भी है कि अगर उस आइलैंड पे आप कब्जा भी कर लेंगे, उसके बाद कितनी देर तक वहाँ आप रह सकते हैं, क्योंकि ईरान की पूरी कोशिश रहेगी कि चारों तरफ से आप पे पलटवार किया जाए और आपकी फौज को नुकसान पहुंचाया जाए। क्योंकि पिछले ही दिनों से हमने देखा कि अमेरिका की तरफ से मोबिलाइजेशन शुरू हो चुकी थी, 3500 के करीब जो थे मरीन आ चुके थे और यही प्लान था कि बूट्स ऑन ग्राउंड की बात हो रही थी। शायद हो सकता है कि जिस तरीके से धमाके किए जा रहे हैं, एक प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है इस समय ईरान पर कि आप अपने घुटनों पर आ जाओ और हमारी शर्तों पर
जो है मोहर लगा दो, क्योंकि अभी तक ईरान उनकी किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं है। ईरान का कहना है कि मुझे टेम्पररी सीज फायर नहीं चाहिए, मुझे सीज फायर चाहिए तो परमानेंट चाहिए, यानी कि आप ईरान को टारगेट नहीं करेंगे। और दूसरा उन्होंने जो शर्त रखी है कि हिजबुल्लाह को टारगेट नहीं करेंगे। तीसरी शर्त यह है कि जितना मुझे नुकसान पहुंचाया गया है इस जंग के दौरान, ये जंग मुझ पर थोपी गई है, इसके लिए कंपनसेशन देंगे। तो आपको समझ सकते हैं कि ये सीज फायर तो होने से रहा, कोई भी कंट्री इस बात को मानेगी नहीं। सबसे पहले तो इजराइल ही इनकार कर देगा कि हिजबुल्लाह पे टारगेट ना करना जो है इजराइल को कभी गवारा नहीं होगा, क्योंकि उनको मालूम है कि इस तरीके से हिजबुल्लाह उनको नुकसान पहुंचाता रहा है। तो इस वक्त अगर कहे तो एक बड़े ही मुश्किल मरहले पर जंग पहुंच चुकी है। कुछ घंटे रहते हैं 5:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के वहां डेडलाइन खत्म होने वाली है। बिल्कुल, अब ये जंग प्रदीप एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां से समझ नहीं आ रहा कि अब इसकी दिशा क्या होगी। बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, रुक करते रहेंगे आगे भी आपका और अपडेट्स के लिए। और चलिए अब खबरों में बढ़ते हैं आगे। जंग के 6 हफ्ते हो रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि कुछ दिनों में ही ईरान को घुटनों पर ला देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अमेरिका और इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। बुधवार को ईरान पर सबसे बड़ा हमला हो सकता है। इससे पहले ईरान से लेकर लेबनान तक हमले हो रहे हैं। पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों और इजराइल को निशाना बनाया जा रहा है। इस महायुद्ध से जुड़ी तस्वीरें लगातार आ रही हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ईरान के लिए आज की रात बहुत भयानक हो सकती है, क्योंकि ट्रंप की धमकी का सेकंड पार्ट भी सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने ईरान को सिर्फ एक रात में तबाह करने की विनाशक धमकी दे दी है। उसकी धमकी की टिक टिक साफ सुनी जा सकती है। अमेरिका ने साफ कह दिया है कि मान जाओ वरना निपटा देंगे। आखिर इसके मायने क्या हैं? क्या 1.25 महीने से जंग में जूझ रहे ट्रंप के सब्र का बांध टूट गया है और इसीलिए वो उस स्तर पर अब हमला करने की तैयारी कर रहे हैं जिसके बारे में अब तक कल्पना भी नहीं की गई थी? तो दूसरी तरफ ईरान धमकियों से डरने के बजाय उल्टा अमेरिका को धमका रहा है। जिस तरह से अंधेरा दिख रहा है, आज की रात ईरान में ऐसे ही अंधेरा गहराने की आशंका प्रबल हो गई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे भीषण धमकी दी है। साफ कह दिया है, एक रात में सब कुछ तबाह कर सकते हैं। In Iran while participating in Operation Epic Fury, where we're doing unbelievably well, well at a level that nobody's ever seen before. The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. ट्रंप की धमकियों के बीच B-2 बॉम्बर की तस्वीर भी जारी की गई है। इस तस्वीर के जरिए भी ईरान को धमकी दी जा रही है। कहा जा रहा है, मान जाओ, टेबल टॉक कर लो, वरना B-2 बॉम्बर्स तैयार हैं बर्बादी के बम बरसाने के लिए। दूसरी तरफ ट्रंप लगातार एक ही धमकी दे रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, मंगलवार रात 8 बजे के बाद ईरान पर बहुत बड़ा हमला करेंगे। ऐसा हमला जिसके बारे में ईरान ने पहले कभी नहीं सोचा हो। पुल, बिजली घर, रेलवे, सब कुछ तबाह कर देंगे। This is a critical period. They have a period of, well, till tomorrow at 8 o'clock. And after that, they're going to have no bridges. They're going to have no power plants. Stone Ages, yeah. ट्रंप की धमकी में दी गई डेडलाइन अमेरिका में मंगलवार रात 8 बजे की होगी, ईरान में बुधवार सुबह 3:30 बजे की होगी और हिंदुस्तान में कल सुबह यानी 5:30 बजे की होगी। ट्रंप ने कहा है कि डेडलाइन के बाद के अगले 4 घंटे ईरान पर बहुत भारी हो सकते हैं। We have a plan because of the power of our military, where every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock tomorrow night. And it'll happen over a period of 4 hours if we wanted to. We don't want that to happen. We may even get involved with helping them rebuild their nation. ट्रंप की धमकियों में एक बात साफ है कि वो बार बार कह रहे हैं कि वो ऐसा नहीं चाहते, यानी वो चाहते हैं कि ईरान बातचीत की टेबल पर आ जाए, उनकी शर्तें मान ले। हालांकि घायल ईरान अब अमेरिका की धमकियों से डरने के बजाय उल्टा अमेरिका को धमका रहा है। साफ साफ कह रहा है
कि ट्रंप की धमकियों का ईरान पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। لفاظی‌های بی‌ادبانه، گستاخانه و تهدیدهای بی‌اساس رئیس جمهور متوهم آمریکا که ناشی از گرفتاری در بنبست و توجیه شکست‌های پی در پی ارتش آمریکاست، هیچ تأثیری در تداوم عملیات‌های تهاجمی و کوبنده رزمندگان اسلام علیه دشمنان آمریکایی و صهیونیستی ندارد و نخواهد توانست بی‌آبرویی و تحقیر آمریکا. लेकिन जिस तरह से ट्रंप दबाव बना रहे हैं और जिस तरह से अमेरिका की तरफ से एक्शन की बात कही जा रही है, उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। आज की रात ईरान के लिए कयामत की रात होने वाली है। दोनों देशों के बीच में समझौते की कोई भी किरण नजर नहीं आ रही। डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम खत्म होने को है। कुछ ही देर बाद ताबड़तोड़ हमला ईरान पर कर दिया जाएगा और उनके पावर प्लांट्स को ध्वस्त कर दिया जाएगा और इस तरह से ईरान को अंधकार की ओर धकेल दिया जाएगा। लगातार कोशिश यही थी अमेरिका की कि किसी तरीके से कोई समझौता हो, लेकिन समझौता बिल्कुल नहीं हो पाया। उसके बनिस्बत ईरान की तरफ से कुछ शर्तें रखी गई हैं, जो शर्तें अमेरिका को मंजूर नहीं है। वो चाहते हैं कि हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले बंद हो जाएं। वो चाहते हैं उन्हें एक गारंटी दी जाए कि आने वाले दिनों में कभी भी ईरान पर हमला नहीं होगा। ये सारी शर्तें अमेरिका को मंजूर नहीं है और लगता है कि महायुद्ध की तैयारी हो चुकी है, बिगुल बज चुका है। कभी भी ईरान पर हमला हो सकता है और उसके बाद ईरान भी पलटवार कर सकता है। यही एक वजह है कि इजराइल और बाकी मुल्कों में पूरी तरह से तैयारी है। उन्हें पता है कि आने वाले दिन और आने वाले घंटे काफी मुश्किल हो सकते हैं। और ऐसी खबरों के बीच इजराइल ने एक बार फिर ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर भीषण हमला किया। उसने तेहरान में भी कई जगह घातक बमबारी की, जिसमें मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आग लग गई। दूसरी तरफ IRGC के खुफिया प्रमुख मेजर जनरल माजिद खादेमी के भी मारे जाने की खबर आई। यानी एक तरफ अमेरिका धमकियां दे रहा है तो दूसरी तरफ इजराइल उन धमकियों को असरदार बनाने के लिए लगातार हमले कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान के टारगेट भी फिक्स किए जा चुके हैं। अमेरिकी मीडिया के दावों के मुताबिक रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने एक लिस्ट तैयार कर ली है, जिस पर अमेरिका की सेना हमला कर सकती है। ईरान में ऐसे पावर प्लांट की लिस्ट बनाई जा चुकी है, जिसका उपयोग सैन्य और सिविल दोनों के लिए होता है। कुछ ही दिन पहले यहाँ पे एक मीटिंग हुई है और सारे ही ठिकानों को आइडेंटिफाई किया गया है। ये मीटिंग में IDF के चीफ ऑफ स्टाफ और उसके साथ साथ मीटिंग में जो थे सेंट्रल कमांड के आला अधिकारी थे और मीटिंग में उन्होंने पावर प्लांट, रेलवे नेटवर्क, रोडवेज और ब्रिजेस को आइडेंटिफाई किया। इनको टारगेट किया जाएगा ताकि ईरान के लिए मुश्किल पैदा की जाए। एक तो उनकी इकोनॉमी को क्रिपल करना चाहते हैं और दूसरा एक अंदर अनरेस्ट पैदा करना चाहते हैं ताकि लोग जो ईरान की रजीम से तंग है वो सड़कों पर निकल आए और ईरान के लिए मुश्किल हो जाए। वहीं दूसरी ओर ईरान ने भी कह दिया कि उन्होंने भी 8 के करीब पुल आइडेंटिफाई किए हैं गल्फ कंट्रीज में, खाड़ी के मुल्कों में, जिनको वो टारगेट करेंगे। और पूरी तरह से इस समय लड़ाई की तैयारी तो दोनों तरफ से, कोई भी जो मुल्क है जो पीछे हटने को तैयार नहीं। अब जो आशंकाएं जताई जा रही हैं और ईरान में अमेरिका और इजराइल के टारगेट हो सकते हैं, उनमें ईरान का तबरीज गैस प्लांट, खिर्रम शहर गैस प्लांट, अहवाज हाइड्रो प्लांट, बुशहर परमाणु प्लांट, सिराजकोल गैस प्लांट, इस्फहान गैस प्लांट, कुआम गैस प्लांट, तेहरान गैस प्लांट, केरमन गैस प्लांट, जहदान गैस प्लांट और माशहद गैस प्लांट शामिल हो सकते हैं। इनके अलावा इजराइल और अमेरिका के निशाने पर तेहरान और आसपास के पावर प्लांट भी हैं। अमेरिका ने ईरान में पायलट को बचाने का असाधारण रेस्क्यू किया, जिसमें अरबों रुपए खर्च हो गए। कई हेलीकॉप्टर और विमान बर्बाद हो गए, लेकिन ट्रंप के कमांडो अपने पायलट को सुरक्षित बचा लाए। हर तरफ इसकी तारीफ हो रही है, लेकिन इसी तारीफ के बीच ट्रंप रेस्क्यू मिशन के विभीषण यानी भेदिए को ढूंढ रहे हैं। जी हां, ट्रंप ने मीडिया के सामने कहा कि अमेरिका में कोई है जिसने पायलट के ईरान में होने की जानकारी लीक की और उसकी वजह से पायलट समेत 100 नेवी सील कमांडो की भी जान खतरे में पड़ गई थी। अद्भुत, असाधारण, अकल्पनीय मिशन, जिसके बारे में जितना भी कहा गया वो कम ही माना जाएगा। ईरान में इस्फहान की पथरीली जमीन पर पहाड़ों के बीच अमेरिका का वो पायलट छिपा था। उसने गॉड इज गुड का मैसेज अमेरिका तक पहुंचाया। इसके बाद उसका रेस्क्यू ऑपरेशन होना था। किसी को भी ये जानकारी नहीं थी
कि F-15E के मार गिराए जाने के बाद उसका पायलट आखिर कहां है, बचाया गया या नहीं बचाया गया, गिरा तो आखिर कहां गिरा। लेकिन उसी बीच खबर आई कि एक पायलट को बचा लिया गया और दूसरा ईरान में कहीं गिर गया। ट्रंप के मुताबिक ये खबर बिल्कुल गुप्त थी, किसी को पता नहीं थी, वो खुद इसके बारे में बात नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर भी खबर लीक हुई। आखिर ईरान को पायलट और रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी कैसे मिली? पूरी पड़ताल के बाद अब ट्रंप कह रहे हैं अमेरिका के उस विभीषण को ढूंढेंगे जिसने पायलट समेत 100 नेवी सील्स की जान खतरे में डाल दी थी। We didn't talk about the first one for an hour. Then somebody leaked something, which we'll hopefully find that leaker. We're looking very hard to find that leaker. And talked about there's somebody missing. They basically said that we have one and there's somebody missing. Well, they didn't know there was somebody missing until this leaker gave the information. So whoever it was, we think we'll be able to find it out because we're going to go to the media company that released it and we're going to say, national security, give it up or go to jail. ट्रंप के मुताबिक खबर लीक होने के बाद क्रैश साइट के पास पायलट को ढूंढने वाले को इनाम की घोषणा की गई और हजारों लोग उसके बाद पायलट को ढूंढने में जुट गए। सबसे ज्यादा परेशानी और जोखिम उस समय खड़ा हो गया जब खबर लीक होने की वजह से पायलट का रेस्क्यू करने पहुंचे नेवी सील्स के कमांडो टीम पर भी गंभीर खतरा मंडराने लगा था, क्योंकि जानकारी के बाद ईरान की सेना उसी इलाके में एक्टिव हो गई थी, जिन्हें नेवी सील्स ने हवाई हमलों के बाद बन गए गड्ढों के जरिए किसी तरह रोका था। पायलट की खबर लीक होने वाले को ट्रंप ने बीमार और राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाला बताया। We have to find that leaker because that's a sick person. Probably didn't realize the extent of how bad it was. I can't imagine that the person did, but we're going to find out. It's national security, and the person that did the story will go to jail if he doesn't say, and that doesn't last long, and I think everybody would understand it. They put this mission at great risk. अमेरिका के इतिहास में हाल फिलहाल में पायलट रेस्क्यू से बड़ा और खर्चीला कोई दूसरा रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक ईरान में 155 विमान भेजे गए, इनमें 4 बॉम्बर, 64 फाइटर जेट, 48 रिफ्यूलिंग टैंकर, 13 रेस्क्यू एयरक्राफ्ट भेजे गए, जिनमें से कई विमान और हेलीकॉप्टर्स बर्बाद हो गए या फिर अमेरिका ने खुद ही बर्बाद कर दिए। ईरान ने दावा किया कि अमेरिका जिन विमानों को खुद बर्बाद करने का दावा कर रहा है, असल में वो ईरान ने मार गिराए। अमेरिकी बचाव अभियान विफल होने के दौरान 5 अप्रैल की सुबह दुश्मन के विमान ईरान में घुस गए। सशस्त्र बलों ने 2 C-130 और 2 ब्लैक हॉक विमानों पर हमला किया, जिसके परिणाम स्वरूप दक्षिणी इस्फहान में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। ईरानी वायु रक्षा प्रणाली ने अमेरिकी विमानों को मार गिराया, जबकि अमेरिकी सेना ने कथित तौर पर इस अभियान के दौरान अपनी ही संपत्तियों को नष्ट कर दिया। अगर ईरान की बात सही है तो वाकई अमेरिका के विभीषण ने ट्रंप की सेना और अमेरिका के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे सीक्रेट मिशन की जानकारी सिर्फ अमेरिका की CIA यूनिट को ही होती है। सवाल उठता है, क्या अमेरिका के अंदर और CIA तक ईरान की घुसपैठ हो गई है जिसने खबर लीक कर दी, या फिर कोई ऐसा है जो सामने होकर भी 11,000 किलोमीटर दूर ईरान का मददगार बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान की पड़ोसी देशों को चेतावनी, अब संयम खत्म हो गया है। IRGC ने ये कहा, ईरान ने कहा है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के अहम ढांचों को निशाना बनाया जाएगा। IRGC के मुताबिक हमले ऐसे होंगे कि अमेरिका और उसके सहयोगी कई सालों तक क्षेत्र के तेल और गैस से दूर हो जाएंगे। ईरान ने कहा कि पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंधों के लिए अब तक काफी संयम बरता गया, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। IRGC के मुताबिक अब इस युद्ध में ऐसे हमले होंगे कि अमेरिका और उसके सहयोगी कई सालों तक क्षेत्र के तेल और गैस से दूर हो जाएंगे। ईरान ने कहा कि पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंधों के लिए अब तक काफी संयम बरता गया, लेकिन अब परिस्थितियां अलग हैं। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी है
तो अमेरिका के खिलाफ ईरान भी बड़ी तैयारी कर रहा है। ऐसी तैयारी जिसके आगे अमेरिका का सारा प्लान बौना हो सकता है। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ करोड़ों सैनिकों वाली शील्ड तैयार करने का प्लान तैयार कर लिया है और उस प्लान को एक्टिव करने में जुट गया है। ट्रंप की तबाही से भरी इन धमकियों से निपटने के लिए ईरान भी तैयार हो रहा है। उसने अमेरिका की धमकी से निपटने का वो प्लान तैयार किया है जिसे देखकर ट्रंप भी हैरान हो रहे होंगे। उसके लिए इस तस्वीर को देखिए। अब इस तस्वीर के मायने क्या हैं वो समझाते हैं। ट्रंप की डेडलाइन को बस कुछ ही घंटे बचे हैं। धमकी भी दे दी गई है कि एक रात में ईरान को खत्म किया जा सकता है। सीज़फायर की सारी बातें फेल होती दिख रही हैं क्योंकि ईरान एक अस्थायी समाधान चाहता है और अपनी शर्तों पर युद्ध विराम को मानने की बात कर रहा है। लेकिन ट्रंप के तेवर इस बार काफी तीखे हैं और इसीलिए ईरान ने अमेरिका के लिए नया प्लान तैयार किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दी गई समय सीमा नजदीक आने के साथ ही ईरान ने देश के युवाओं से एक अनोखी अपील की है। ईरान सरकार ने युवाओं से देश के अहम ऊर्जा ठिकानों के आसपास इकट्ठा होने को कहा है ताकि एकजुटता और संकल्प का प्रदर्शन किया जा सके। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका पावर प्लांट पर शायद हमला न कर पाए क्योंकि इससे भारी संख्या में आम नागरिकों की जान को खतरा हो सकता है। यानी ईरान एक तरह से ह्यूमन शील्ड या मानव ढाल का इस्तेमाल करने की कोशिश में है और ये एक अच्छी रणनीति भी साबित हो सकती है। पावर प्लांट बचाने के लिए ईरान का ये नया प्लान है। भीषण युद्ध के बीच ईरान के लोगों से अपील है पावर प्लांट के चारों तरफ बनाए ह्यूमन चेन, इकट्ठा होकर दुनिया को सीधा संदेश दें ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी राष्ट्रीय पूंजी है। अगर हमला हुआ तो कितना नुकसान होगा वो भी आपको समझाते हैं। अमेरिका ने हमला किया तो हजारों लोग मारे जा सकते हैं। ऐसा हुआ तो अमेरिका की दुनिया में किरकिरी हो सकती है। मानवता को लेकर अमेरिका पर सवाल खड़े होंगे। ईरान की मांग है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका युद्ध अपराध कर रहा है। ईरान के खेल और युवा मंत्रालय के उप मंत्री अली रेजा रहीमी ने बताया कि ये पहल खुद युवाओं के सुझाव पर शुरू की गई है। उनके मुताबिक विश्वविद्यालय के छात्र, कलाकार और युवा संगठनों ने प्रस्ताव रखा कि देश के पावर प्लांट्स के चारों ओर मानव श्रृंखला बनाई जाए ताकि ये संदेश दिया जा सके कि देश की महत्वपूर्ण संरचनाओं की सुरक्षा के लिए सभी युवा प्रतिबद्ध हैं। इस अभियान को ह्यूमन चेन ऑफ ईरान्स यूथ फॉर अ ब्राइट फ्यूचर नाम दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि मंगलवार दोपहर 2 बजे देश भर में युवा पावर प्लांट्स और अहम ऊर्जा प्रतिष्ठानों के आसपास इकट्ठा होंगे और मानव श्रृंखला बनाकर अपनी एकता और देशभक्ति का प्रदर्शन करेंगे। यानी डेडलाइन से पहले ही कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर प्लांट के बाहर ईरान के युवा और आम नागरिक जमा हो सकते हैं। और खास बात यह है कि ईरान की इस मुहिम को हल्के में भी नहीं लिया जा सकता क्योंकि ईरान इराक युद्ध के समय में भी ईरान ने अपने नागरिकों को युद्ध में उतार दिया था। उस समय भी ईरान की जनता युद्ध में झोंक दी गई थी। अभी ईरान में 4.5 करोड़ से ज्यादा पुरुष आबादी है जिनमें से करीब 1.5 करोड़ युवा हैं। इनमें से एक बड़ी तादाद अगर एक्टिव हो गई तो इजराइल और अमेरिका के लिए हमला करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में देखना होगा कि अमेरिका अब इस पर क्या रुख अपनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और जंग के बीच हमारी टीम मैदान में मौजूद है। इजराइल में ईरान के लगातार हमले हो रहे हैं। यहाँ दिन में कई बार सायरन बजते हैं। ये भी माना जा रहा है कि अगर ईरान पर अमेरिका भीषण हमला करता है तो ईरान की मिसाइल और क्लस्टर बमों का हमला और बढ़ जाएगा। हमारे संवाददाता प्रदीप दत्ता लगातार तेल अवीव, हाइफा और दूसरे इलाकों में जाकर वहां के हालात की रिपोर्ट भेज रहे हैं। आप भी देखिए। आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से सायरन यहाँ पे बजना शुरू हो गया। मिसाइलें आती हैं, सायरन बजने लगते हैं और लोग बंकरों में छिपने के लिए भागने लगते हैं। इजराइल का तेल अवीव शहर हो या कोई दूसरा इलाका, ईरान से मिसाइल और ड्रोन्स की लहरें निकलती हैं और उनके टारगेट पर इजराइल के कई शहर भी होते हैं। इजराइल के डिफेंस सिस्टम काम पर लग जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी पिछले कई दिनों से मिसाइलें, क्लस्टर बम और ड्रोन्स इजराइल की धरती पर गिर रहे हैं। ऐसे ही जब हमारे संवाददाता रिपोर्ट करने बाहर निकले तो सायरन बजने लगे।
आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से सायरन यहाँ पे बजना शुरू हो गया है। तो कर दिया है, लोग देखते हुए आप देखो जल्दी जल्दी अपने सेफ शेल्टर की ओर जा रहे हैं जहाँ भी। और यहाँ भी देखिए बिल्कुल ये रास्ता अभी कुछ यहाँ पे लोग चल रहे थे, अब बिल्कुल खाली हो चुका है। यहाँ पे कोई नजर नहीं आ रहा, कोई नजर नहीं आ रहा। जहाँ एक तरफ बारिश हो रही है वहीं दूसरी तरफ ईरान की तरफ से बारिश की जा रही है मिसाइल की। नॉर्थ इसराइल में भी कुछ मिसाइल दागे गए। यहाँ अभी सुबह से ये दूसरी बार जो है मिसाइल लॉन्च किया गया टेल अवीव की तरफ। पिछली बार जो मिसाइल लॉन्च किया गया था उसे पूरी तरह से आयरन डोम ने ध्वस्त कर दिया था, आसमान में ही वो यहाँ पे लैंड नहीं कर पाया था। बड़ी कोशिश है ईरान की कि यहाँ पे नुकसान पहुंचाया जाए। हमारे संवाददाता जब बाहर थे तो धमाकों की आवाज आई और मैं भी इस समय कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी शेल्टर हाउस की तरफ पहुंचूं। और आप देख सकते हैं कि आवाज सुनाई दी होगी आपको। और यहाँ पे आवाज सिर्फ यही स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर जो फॉलो करना पड़ता है कि जैसे ही आवाज आए सायरन की आप यहाँ से निकल चलिए, क्योंकि आपके पास 5 से 7 मिनट होते हैं कि आप एक सेफर इलाके में पहुंचिए। और जो है कोशिश रहती है कि एरियल डिफेंस सिस्टम से उस मिसाइल को ध्वस्त कर दिया जाए। इजराइल में हर हालात से निपटने के लिए तैयारी की गई है। अंडरग्राउंड अस्पताल बने हैं, बंकर बने हैं और साथ ही मोबाइल बस है जिसके अंदर पूरी आईसीयू है। इस समय मैं इंटेंसिव केयर बस के अंदर हूँ। ये कहना गलत ना होगा, ये एक मोबाइल हॉस्पिटल है। इसके अंदर 7 बेड हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे वेंटिलेटर लगे हुए हैं। बाकी भी सुविधा यहाँ पे मुहैया कराई जाती है। और पिछले कई दिनों से हमने देखा कि लगातार ईरान की तरफ से मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। और जब जब मिसाइल हमला होता है, कोई जख्मी होता है, तो इमीडिएटली इस बस के अंदर उसे पहुंचाया जाता है और उसका इलाज किया जाता है। इस बस के अंदर हमेशा पैरामेडिक स्टाफ होता है, इस बस के अंदर हमेशा डॉक्टर्स होते हैं ताकि उनको बेस्ट ट्रीटमेंट दी जाए और उनको उसके बाद अस्पताल पहुंचाया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि जब कोई इंजरी हो और कोई क्रिटिकल केस आ जाए तो अगर उन्हें पहले ही वेंटिलेटर प्रोवाइड कर दिया जाए, उन्हें मेडिकेशन दी जाए, फर्स्ट एड दिया जाए और उन्हें ऑक्सीजन मिल जाए तो उनकी जान बचाई जा सकती है। इजराइल में काम करने वाले भारतीयों की संख्या भी काफी है। हमने इस जंग को लेकर इनसे बात की। पवन जी, कुछ घबराहट हो रही है इस बार जो ये जंग के बादल मंडरा रहे हैं? अभी इतना घबराहट नहीं है, लेकिन बहुत दिन से अभी देख रहे हैं ना, 2 महीने से यही चाल चल रहा है ना, इसलिए थोड़ा अभी जो रिसेंटली 2 दिन में आया ना वो मिसाइल थोड़ा जो जगह पे हिट हुआ ना वो थोड़ा डर लग रहा है। डर लग रहा है। मुझे ये बताइए कि आप यहाँ 12 साल से आपने देखा अक्सर यहाँ पे पहले भी मिसाइल दागे गए हैं, इस बार क्या अलग लग रहा है आपको जो ये ईरान के साथ जो चल रहा है? जो पहले फ्रैक्सिस डालते थे ना, जो हमास जैश हिजबुल्ला, इससे क्या होता था, छोटा मिसाइल से वो बड़ा डैमेज नहीं करता था। अभी जो ईरान से आ रहा है ना डायरेक्ट बैलिस्टिक मिसाइल्स, इससे बहुत ये हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो घर में आपके परेशानी है, घर वाले फोन करते होंगे आपको पूछने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से तबाही हो रही है। हाँ, पूछते हैं, कॉल करते हैं, पूछते हैं, लेकिन हम लोग इधर सेफ है क्योंकि हम लोग को जो मिसाइल स्टार्ट होता है ना वही टाइम पे हम लोग को नोटिफिकेशन आ जाता है